हेलो नमस्कार दोस्तों, आरपीएस व्यू चैनल पर आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और एक लंबे समय के बाद में आपकी जो क्लास स्टार्ट की जा रही है उसके पीछे भी कोई बड़ी रीज़न रहा है जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर क्लास नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अब आपकी क्लास कंटिन्यू होने वाली है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी की क्लासेस। और ज्योग्राफी की क्लास में हम वो भारत की जो ज्योग्राफी है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक जो रहेगा वो टॉपिक रहेगा आपका फिजिकल फीचर्स, यानी कि भौतिक विशेषताएं। भारत की भौतिक विशेषताएं, जो भारत में जो धरातल जो पाया जाता है, जो भूमि पाई जाती है, उसकी विशेषताओं के बारे में हम देखेंगे कि इसके ऊपर जो उचावच है वो किस रूप में पाया जाता है। तो जो भी बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा साथ में, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, इसके ऊपर मैं आपको एक बार बात बता देता हूं, पहले से ही क्लियर कर देता हूं इस बात के लिए कि इसके ऊपर जो भी क्लास होंगी वो सब फ्री क्लास होंगी, किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर सेकंड ग्रेड की जो भर्ती आने वाली है उनके लिए जितने भी सब्जेक्ट, जो एसएसटी के लिए जो भी सब्जेक्ट है वो सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ पर फ्री करवाए जाएंगे। इकोनॉमिक्स की जो क्लासेज हैं वो पहले से ही अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और नए सिरे से इकोनॉमिक्स की क्लास भी हम, अगर आप कमेंट करोगे कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम दोबारा से उसको नए सिरे से वीडियो बनाकर आपके पास पहुंचा देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेकंड ग्रेड के लिए। पहला जो हमारा जो टॉपिक रहेगा भौतिक विशेषताएं, यानी कि फिजिकल फीचर्स। अब जो फिजिकल जो फीचर्स जो होती हैं वो रियल में होती क्या है, किसी भी भूभाग के ऊपर अगर हम देखें तो किसी भी भूभाग जो है होता है वो एक समान, एक समरूप नहीं रहता है। एक समरूप नहीं रहने का मतलब है कि कहीं पर वहाँ पे पर्वत मिलेंगे तो कहीं पर मैदानी क्षेत्र मिलेंगे, और कहीं पर पठारी क्षेत्र तो कहीं पर हिल्स एरिया यानी कि पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो इन सभी को मिलाकर ये किसी भी क्षेत्र का भौतिक विशेषताएं कहलाती हैं। तो भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो इसके आगे हम भारत शब्द जोड़कर बोल सकते हैं कि भारत के भौतिक विशेषताएं। तो भारतीय भौतिक विशेषताओं का मतलब यही है कि भारत का जो जितना भी जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के ऊपर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं उनको हम एक नज़र में देखते हैं। तो ये देखने से पहले हम एक बार क्लियर कर देते हैं कि भौतिक विशेषताओं के जो प्रसार जो हो रखा है भारत की भूमि के ऊपर वो चार रूप में हो रखा है: माउंटेन रूप में, मैदानी रूप में, हिल्स रूप में और प्लेच्यू रूप में, यानी कि पठारी, पहाड़ी, पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र के रूप में ये विस्तृत रूप से फैले हुए हैं। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर रखे हैं, इसलिए हमें भौतिक विशेषताओं का पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम देखते हैं कि भारत की जो भौतिक विशेषताएं जो हैं वो भौतिक विशेषताओं में क्या क्या, कितना भाग जो है कवर किए हुए हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, और उन विशेषताओं में अगर हम देखेंगे तो कौन सा कितना हिस्सा क्षेत्र कवर कर रखा है। ये जानने से पहले आपको एक बात को का पता होना चाहिए कि भारत का जो टोटल जो एरिया है, टोटल कुल क्षेत्रफल जो है भारत का, तो टोटल जो क्षेत्रफल की अगर हम बात करें वो कितना है, टोटल एरिया ऑफ इंडिया। तो टोटल एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का कुल क्षेत्रफल है और ये 100% के रूप में डिनोट होता है, यानी कि हम इसको 100% मान के चल रहे हैं। अब इसमें 100% में से कितने भाग के ऊपर मैदानी क्षेत्र है, कितने पे आपका जो पर्वतीय क्षेत्र है, कितने पे आपका पठारी क्षेत्र है और कितने पे पहाड़ी है। तो आपका जो 43% जो भाग है वो अकेला जो कवर कर रहा है वो मैदानी क्षेत्र कर रहा है। कौन सा कर रहा है? मैदानी क्षेत्र। ठीक है, ये है आपका मैदानी क्षेत्र यानी कि प्लेन्स वाला एरिया। और आपका जो आपका लगभग अगर मैं बात करूं कि 27% कुछ है, लेकिन मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ कि 28%, ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि आंकड़े जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो आंकड़े आपको राउंड फिगर में दिया जाएंगे, आपको पूरे कंप्लीट आंकड़ों के रूप में नहीं दिया जाएगा, पॉइंट के रूप में कभी भी नहीं दिए जाएंगे, तो राउंड फिगर में दिया जाता है। तो 28% मैं इसको बोल सकता हूँ। 28% जो है वो पठारी क्षेत्र है। कौन सा है? पठारी जो क्षेत्र है, प्लेच्यू जो एरिया है, ठीक है, वो एरिया कवर कर रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपका जो 18% जो भाग है, ठीक है ना, 18% जो भाग है वो आपका पहाड़ी एरिया कवर कर रहा है। कितना?
18% जो भाग है उसके ऊपर केवल जो आपका पर्वतीय क्षेत्र विस्तृत है, फैला हुआ है, या मैं बोलूं तो पर्वतीय क्षेत्र को हम बोलते हैं माउंटेन। माउंटेन जो है वो कवर कर रखा है। और 11% जो है वो भाग अकेला जो है हिल्स एरिया, जिसको हम बोलते हैं पहाड़ी क्षेत्र। कौन सा? पहाड़ियाँ फैली हुई हैं, जैसे कि हमने देखा है कि अरावली जो पहाड़ियाँ हैं, सतपुड़ा पहाड़ियाँ हैं, विंध्य पहाड़ियाँ हैं, गोविंदगिरी पहाड़ियाँ हैं, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ये सभी जो पहाड़ियाँ हैं वो कुल मिला के 11% जो भाग है वो कवर कर रहे हैं। इनको हिल्स बोलते हैं। तो मैं आपको आगे चल के ये भी बताऊंगा कि पर्वतीय क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र के अंदर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द हिल्स एंड माउंटेन्स। तो आप इस चीज़ का टेंशन मत लीजिएगा, एक बार इतना लिख लीजिएगा और साथ में नोट्स तैयार करते रहेगा, ताकि आपको बार बार यूट्यूब के ऊपर ना जाना पड़े या वीडियो ना देखना पड़े। तो कीजिएगा, इसको कवर कीजिएगा। अब भारत का जो ऊंचावच है उसको देखो, ये जो विशेषताओं में से अगर हम देखें, मैदानी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, ये पहाड़िया क्षेत्र है, ये पूरे इस क्षेत्र के ऊपर फैली हुई है। लेकिन भारत का जो भौतिक जो डिवीजन जो किया गया है, भौतिक विभाजन जो किया गया है, तो ध्यान रखिएगा वो 6 रूप में किया गया है। कितने भागों में किया गया है? एनसीईआरटी 6 भागों में डिवाइड करवा रही है, तो हम भी 6 भागों में ही डिवाइड कराएंगे। तो आगे अपना जो है हेड पॉइंट बना लीजिएगा कि भारत का भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन यानी कि अगर आप इंग्लिश में देखो इसका, तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारत का जो भौतिक जो विभाजन जो किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, वो 6 रूप में किया गया है। कई बार क्या होता है कि किसी बुक में आप देखोगे तो उसमें 5 विभाजन आपको देखने को मिलेंगे। आइलैंड और जो कोस्टल जो एरिया होता है उनको एक करके दर्शाया होता है, लेकिन जो है एनसीईआरटी जो होती है वो अलग अलग रूप से दर्शाती है इनको, ठीक है। इनको माना जाता है 6 भागों में। जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो 6 ही करके आना है, यही सही रहेगा, ठीक है। बिल्कुल यही आपका ऑथेंटिक माना जाएगा। तो ये 6 जो भाग हैं ये कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहले अगर आप देखोगे किसी भारत का अगर मैप के रूप में देखोगे, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, पहला क्या गया है? उत्तरी पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, ये आपका पहला है। उसके जस्ट नीचे आओगे तो आपको उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र के नाम से मिलेगा। उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र। तीसरा जो है आपका, जो जैसे आओगे नीचे आओगे, जैसे शुरुआत में आपका उत्तर पूर्वी जो पर्वतीय जो क्षेत्र हो गया है, जो हिमालय वाला क्षेत्र है, उसके जस्ट नीचे आपने उत्तरी भारत का विशाल मैदान देखा है। उसके जस्ट नीचे आओगे तो आपको मिलेगा प्लेच्यू, यानी कि भारतीय पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र। चौथा जो आपको इसमें डिवीजन जो किया गया है वो किया गया है मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र। 5th नंबर पे किया गया है आपका, वो किया गया है समुद्री तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन्स, जिसको सामान्यतः कई में किताबों में मिलेगा आपको सीधा कोस्टल प्लेन्स के रूप में ही, कोस्टल प्लेन। और आपका जो 6th वाला जो है वो क्या गया है? द्वीप समूह है। द्वीप समूह है। द्वीप समूह के रूप में। तो इस तरीके से आपको जो 6 भागों में डिवीजन मिलेगा,
भारत का जो भौतिक विभाजन बोलते हैं इसका, तो भौतिक विभाजन उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है, भारतीय पठारी क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, समुद्री तटीय मैदान है, द्वीप समूह है। तो ये 6 रूप में डिवाइड किया गया है। तो आप इसको नोट करते रहेगा और अपने आप नोट्स बनाते रहेगा। चलिए अब हम इनका जो डिवीजन करेंगे, हम इनको बारे में पढ़ेंगे, तो एक एक को उठा के अलग अलग रूप से पढ़ते हुए चलेंगे और हम वही पार्ट कवर करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आने की संभावना ज़्यादा है। हम बहुत इंपॉर्टेंट वाली बातें ही आपको बताएंगे, बेकार वाली बातें आपको बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। तो चलिए उठा लेते हैं हम उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। तो अगला जो हमारा है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि जो उत्तर, कई बार बोल दिया जाता है इसको उत्तर पर्वतीय प्रदेश भी, क्या बोल दिया जाता है, नॉर्थ माउंटेन रीजन, पर्वतीय प्रदेश, ये इसका दूसरा नाम है। तो आप किसी भी बात से कंफ्यूज ना होइएगा। इंग्लिश में नॉर्थ माउंटेन रीजन्स क्षेत्र, ठीक है। अब इसको 2 भागों में सामान्यतः 2 रूप में देखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों इसको, ठीक है। इसको 2 रूप में देखा जाता है। एक रूप में देखा जाता है कि हिमालयी क्षेत्र, कौन सा, हिमालयी क्षेत्र के रूप में देखा जाता है इसको। एक देखा जाता है हिमालयी, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय पर्वत के रूप में। और ये 1 नंबर में, और दूसरे नंबर में आपका जो देखा जाता है वो देखा जाता है उत्तर पूर्वी पहाड़ियां। 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, उत्तर पूर्वी पहाड़ियां, उत्तर पूर्वी पहाड़ियां, ठीक है। तो ये 2 रूपों में डिवाइड किया गया है। अब आप देखो, जानोगे कि सर ये हिमालय पर्वत वाला कौन सा है, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों वाला कौन सा है। तो जरा देखिएगा, तो आप कभी देखा होगा मैप के अंदर कुछ इस तरीके से ऐसे श्रृंखलाएं फैली हुई हैं, ठीक है, इस तरीके से ऐसे श्रृंखलाएं फैली हुई हैं और इस तरीके से नीचे की तरफ आ रही हैं, ठीक है। फिर इन्हीं के साथ साथ और भी फैली हुई हैं, ऐसे फैली हुई हैं ये वाली, और यहाँ पे इसमें मिल चुकी हैं। तो कुछ पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं ऐसे, और ऐसे ये वाली, और एक पर्वतीय श्रृंखला ऐसे फैली हुई है और नीचे जाके आगे संकीर्ण अवस्था में इसमें फैल चुकी है, मिल चुकी है। तो ये आपका हिमालय क्षेत्र है। जब हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत के उत्तरी पर्वतीय जो क्षेत्र हैं वो यही है। अब इनको 2 रूपों में डिवाइजन कैसे किया रखा है, हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ। इसका ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें आपको मैं डिनोट करके बता रहा हूँ कि ये वाला जो क्षेत्र है ये पाकिस्तानी हिमालय के रूप में जाना जाता है, यानी कि ये पाकिस्तान के अंदर समाहित है। जैसे किरथर होगी, हिंदू कुश जो पहाड़ियाँ वगैरह होगी, आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। ये वाला जो है, यहाँ से लेकर, अगर हम यहाँ पर यहाँ देखें, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो क्षेत्र है, यहाँ तक का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है हिमालयी क्षेत्र। कौन सा है, हिमालयी क्षेत्र। और ये वाला जो क्षेत्र आपका जो दिखाई दे रहा है, ये वाला पूर्वोत्तर के अंदर जितने जो कि हम बोलते हैं कि 7 सिस्टर जो स्टेट हैं, उनके अंदर जो छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं वो भी हिमालय का ही भाग है, जो कि आगे पूर्व में जाकर दक्षिण में यू टर्न ले लिया गया है, और इधर पश्चिम वेस्टर्न में जाके, ध्यान रखना, किधर दक्षिण में यू टर्न ले लिया है। तो ये आपके हिमालय का पूरा आकार है, और इनको बोला गया है उत्तर पूर्वी पहाड़ियां। क्या बोला गया है, उत्तर पूर्वी पहाड़ियां। तो 2 रूपों में पढ़ाया जाता है हिमालय पर्वत, तो 2 रूपों में पढ़ाने जाता है, तो हम इसको 2 रूपों में ही पढ़ेंगे, हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के रूप में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप ये वाला जो हिमालय क्षेत्र है, ये 3 श्रेणियां हैं। यहाँ पर कितनी श्रेणियां विभाग हैं इसमें मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना, इसमें 3 रेंज है। कितनी है, 3 रेंजेज हैं जिनको श्रेणियां बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, श्रेणियां बोलते हैं। तो इसमें 3 रेंज हैं, 3 रेंज, ठीक है। 3 हैं, एक आपकी एक ये वाली रेंज ये होगी, दूसरी वाली
बीच वाली होगी, और थर्ड जो है आपकी लास्ट वाली होगी जिसको शिवालिक बोलते हैं, ये वाली होगी। ये तीनों जो रेंज हैं, श्रेणियां हैं, ये एक दूसरे के समानांतर फैली हुई हैं, और एक दूसरे के समानांतर फैली होने के कारण इसको पूरा एक हिमालय क्षेत्र बोल दिया जाता है। लेकिन रियल में ये जो तीन हैं, ये तीन पर्वत हैं। तो इनमें से हम इन सभी का वो करेंगे, लेकिन ये इनका वर्णन करने से पहले हम इससे संबंधित हिमालय की उत्पत्ति वाले जो सिद्धांत हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, ताकि आपको पता चले कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो उत्तर पूर्व हिमालय की उत्पत्ति संबंधी जो मत हैं वो क्या क्या आए हैं वो देख लीजिएगा एक बार। हिमालय की उत्पत्ति, हेडिंग बना लीजिएगा, हिमालय की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत। संबंधित आप मत बोल सकते हैं या सिद्धांत बोल सकते हैं। हिमालयन रिलेटेड थ्योरी ऑफ ओरिजिन से संबंधित सिद्धांत। ये वाला जो सिद्धांत है, अगर हम बात करें इसमें, तो एक सिद्धांत सबसे ज़्यादा प्रचलित है भूसंति का सिद्धांत। ठीक है ना, तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा सिद्धांत दिया गया था भूसंति का जो सिद्धांत है उससे संबंधित। अब देखो हिमालय की उत्पत्ति कैसे होएगी। अगर हिमालय की उत्पत्ति की से संबंधित अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो पहले जो पृथ्वी थी, ध्यान रखना, पृथ्वी क्या थी, इस रूप में थी, और उसके बीचों बीच अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा एक भाग था। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा क्या था, एक भाग था। ये था भूखंड, एक बड़ा भूखंड था, एक बड़ा भूखंड था ये। ठीक है, और इस भूखंड के चारों तरफ जो अगर आप देखोगे तो चारों तरफ, इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था। ठीक है, ये एक बड़ा जल महासागर हुआ करता था, और ये भूखंड था। इस महासागर का जो नाम था, महासागर, महासागर, महासागर। ठीक है, इसका नाम था पेंथालासा। और ये जो भूखंड था, इस भूखंड का नाम था पेंजिया, पेंजिया। ठीक है, ये दोनों जो नाम दिए गए थे, ये जो भूसंति का जो सिद्धांत से संबंधित सिद्धांत दिया गया था, इसकी जो व्याख्या, तो जो सबसे महत्वपूर्ण व्याख्या की गई थी वो कोबर के द्वारा की गई थी। ठीक है, लेकिन इसके चारों तरफ जो ये वाला जो सिद्धांत जो हम पढ़ रहे हैं कि इसके चारों तरफ पेंथालासा नाम है, पेंजिया नाम है, ये किसके द्वारा दिया गया था, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। अल्फ्रेड वेगनर, वेगनर के द्वारा, वेगनर के द्वारा। यानी कि बड़े भूखंड को क्या नाम दिया, पेंजिया, और उसको क्या दिया, महासागर। एक समय, लंबे समय की घटना के दौरान ये जो बड़ा भूखंड है, महाद्वीप है, ये वाला एक ही महाद्वीप हुआ करता था। इसके क्या हो गए, बीचों बीच क्या हो गए, टुकड़े हो गए। क्या हो गए मेरे प्यारे बच्चों, टुकड़े हो गए। ठीक है, और टुकड़े होने की वजह से इसके अंदर अगर हम देखें तो ये जो बीचों बीच जो टूट गया था, और टूटने की वजह से ये दो भागों में डिवाइड हो गया। ऐसे एक भाग ये हो गया और एक भाग ये वाला हो गया, और जो बीच में जो ये वाला जो गैप था, इसमें क्या हो गया, तेथिस सागर का निर्माण हो गया। क्या हो गया, तेथिस सागर का निर्माण हो गया, ऐसे भर गया। तो यहाँ पे जो जो निकल के आया है सागर, ये सागर था, ये तेथिस सागर था। कौन सा था, तेथिस सागर का निर्माण।
सागर का निर्माण हुआ। ठीक है, अब ये ऊपर वाला जो भाग है ये वाला हो गया अंगारा लैंड। क्या नाम दे दिया इसको? अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और नीचे वाले का जो है इसका क्या नाम दे दिया? गोंडवाना लैंड। कौन सा? गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। ये दो भाग हो गए, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अब क्या होता है कि धीरे धीरे ऐसे चलते हुए जो वर्तमान में जो 7 महाद्वीप जो आ रहे हैं, इन 7 महाद्वीप जो बने थे वो भूसंती के कारण ही बने थे। भूसंती के कारण ही ये हमारे जो हिमालय है उसका निर्माण हुआ है। ठीक है ना। अब इस भूसंती के चलते 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। ठीक है ना। कितने? 7 महाद्वीपों का। और 7 महाद्वीपों को अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, प्लेट नाम दे दिए गए। क्या नाम दे दिए गए हैं? प्लेट। क्या बोला जाता है? प्लेट। ठीक है। अब ये 7 जो महाद्वीप हैं ये क्या कर रहे हैं कि ये दोनों, जैसे मान लीजिए ये दोनों जो भूखंड है, ये दोनों भूखंड ही आपस में क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। और तैरने की वजह से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये बीच वाला जो भाग है ये क्या होना शुरू हो जाएगा? संकुचित होना शुरू हो जाएगा। तो संकुचित होने की वजह से इसके अंदर जो गाद अवसाद के जो निक्षेप हुए थे वो निक्षेप क्या करने हो जाएंगे? ऊपर की तरफ। यानी कि संकुचित होने से वो गाद अवसाद ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ऊपर उठेंगे, ऊपर उठने के बाद वो क्या है? लंबे समय के बाद वो धीरे धीरे ठोस रूप में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वजन के दबाव, जो भार का जो वजन है, भार जो है वो जैसे ही इसके ऊपर प्रेशर डालेगा तो ठोस रूप में आ जाएगा और एक पर्वत का निर्माण हो जाता है इसमें। ठीक है ना। तो ध्यान रखना। अब ये वाला जो क्षेत्र है इसमें अवसादीकरण हो गया है। कैसे? इस क्षेत्र से बहने वाली जो भी जो नदियां हैं, इस क्षेत्र से जो बहने वाली जो भी नदियां हैं इस क्षेत्र में आती, और इस क्षेत्र से बहने वाली नदियां हैं वो इस क्षेत्र में आती। तो इन नदियों के द्वारा इसमें क्या हुआ है? अवसादीकरण हुआ है। ठीक है ना। तो टेथिस सागर के अंदर, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, किसमें? टेथिस सागर में। ठीक है ना। टेथिस सागर टेथिस सागर में अवसादीकरण हुआ। क्या हुआ? अवसादीकरण। अवसादीकरण का मतलब होता है कि गाद अवसाद का जो भी इरोडेड जो मटेरियल जो होता है, गाद अवसाद का निक्षेप हो गया। क्या हो गया? निक्षेप। तो उसको बोला गया है अवसादीकरण। ये किसी में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि टेथिस सागर में, कहीं पे भी जो आज भी जो नदियां समुद्र में ले जाकर जो ऐसा कार्य कर रही हैं उन्हीं को बोला जाता है अवसादीकरण। ठीक है ना। अब ये जो टेथिस सागर में अवसादीकरण होने की वजह से जो है ये दोनों प्लेटें हैं आपकी, जो दोनों प्लेटें कौन सी? अंगारा लैंड। दोनों प्लेटें अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है ना। दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ, क्या? एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होना शुरू हुई। आकर्षित का मतलब यहाँ पे किसी चीज का सुंदरता को देखकर अट्रैक्ट नहीं होना है। इसका मतलब ज्योग्राफी के अंदर आकर्षित का मतलब होता है एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू हुई। और एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने पर क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो होने पर गाद जो अवसाद है, जो अवसादीकरण जो हुआ था, ठीक है ना, अवसादीकरण जो हुआ था, अवसादीकरण का संकुचन होना शुरू हो गया। क्या हो गया? संकुचन होना शुरू हुआ। ठीक है। तो जरा इसको थोड़ा सा देखिएगा। मान लीजिए 2 प्लेटें हैं एक साइड में, ये आपका कुछ इस तरीके से आकार है ऐसे, और ये कुछ इस तरीके से ऐसे है। ठीक है। तो अगर ये दोनों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये आपका जो हो जाएगा गोंडवाना लैंड। ठीक है। और ये आपका कौन सा हो जाएगा? अंगारा लैंड।
आप ध्यान रखिएगा, इसके बीच में जो है ये आपका टेथिस सागर है। ये क्या है? ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये टेथिस सागर है। क्या है इसको? ये आपका कौन सा हो गया? टेथिस सागर। ठीक है, ये टेथिस सागर है। इस टेथिस सागर का निर्माण हुआ है यहाँ पे, टेथिस सागर। और यहाँ पे जैसे नदियां आ रही हैं, और नदियां अपने साथ क्या लेके आ रही हैं? अवसादीकरण। क्या लेके आ रही हैं? अवसादीकरण। तो यहाँ पे जैसे जैसे गाद वगैरह या कोई पत्थर वगैरह, कंकर पत्थर का जमाव हुआ, तो यहाँ पे जमाव होने से, अवसादीकरण होने से या जमाव होने से यहाँ पे क्या हो गया? भार बढ़ गया। क्या हो गया? भार, भार बढ़ गया। ठीक है ना? क्या बढ़ गया मेरे प्यारे बच्चों? भार बढ़ गया, बढ़ा। और भार बढ़ने से ये वाला जो हिस्सा है, ये नीचे की तरफ क्या होने शुरू हो गया? नीचे की तरफ दबाव मानना शुरू कर दिया। और जैसे ही दबाव मानना शुरू किया, तो ये वाला जो शोर है और ये वाला जो शोर है, यानी कि किनारा, ये दोनों किनारे हैं, एक दूसरे की तरफ क्या होना शुरू हो गए? अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। क्या शुरू हो गए? अट्रैक्ट। और जैसे अट्रैक्ट हुए, तो इनकी स्थिति कुछ इस तरीके से हो गई। ठीक है, इस तरीके से इनकी स्थिति कैसी होगी? इस तरीके से। और जो गाद अवसाद जो था, वो इस रूप में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। किस रूप में आ गया? जहाँ पे ये गाद अवसाद जो भरा हुआ था, ये वाला गाद अवसाद भरा हुआ था, ये कुछ इस रूप में आना शुरू हो गए। ठीक है, इस रूप में। ठीक है, तो जैसे ये एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, तो ये क्या होगा? पिचकेगा। और पिचकेगा तो ये वाला जो गाद अवसाद है, ये किधर गति करेगा? ऊपर की तरफ गति करेगा। किधर करेगा? ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ गति करने से इसके अंदर ध्यान रखना, वलन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किसकी? वलन की प्रक्रिया। ठीक है, वलन की प्रक्रिया में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखना, वलन की प्रक्रिया में कुछ आकृतियां इस तरीके से बनना शुरू हो जाती हैं। कभी आप घर के ऊपर भी क्या कीजिएगा? कोशिश कीजिएगा, एक डिब्बे के अंदर जो आपको जो लचीला हो, जिसको आप आसानी से प्रेस कर सकते हैं एक दूसरे के, तो जैसे आप प्रेस करोगे, उसमें गाद अवसाद भरने के बाद प्रेस करोगे, तो उसमें जो है गाद अवसाद ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। और उसमें धीरे धीरे उठ जो वलन है वो बनना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहला जो वलन बनेगा वो बीच में बनेगा। किस में बनेगा? बीच में बनेगा। तो बीच वाला जो वलन होता है वो हमेशा ऊंचा होता है, उसके साथ वाले छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे। वलन की प्रक्रिया कम होती चली जाती है ऐसे। फिर ये यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पर मैदान क्षेत्र बन जाएगा, इधर भी मैदानी क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। कुछ इस तरीके से ये प्रोसेसिंग हुई है, तो आप इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, नोट कीजिएगा। कुछ इस तरीके की आकृति का रूप ले लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस रूप में, इस रूप में, ठीक है ना, इस रूप में आकार बनना, आकार बनना शुरू हुआ। तो हिमालय का जो निर्माण है वो किससे संबंधित है? कोबर का भूसंती सिद्धांत से संबंधित है। और ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो हिमालय की उत्पत्ति यहाँ से हुई है। अब देखिएगा इसको थोड़ा सा, आप यहाँ से देखिएगा कि यहाँ पे एक दूसरे की तरफ जब अट्रैक्ट हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ये जो वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये इस तरीके से बना, और फिर यहाँ से, और फिर ये इस तरीके से बना, और फिर यहाँ से इस तरीके से बना, ऐसे बनना शुरू हुए। ठीक है, ऐसे बनना शुरू हुए। इधर अगर आप देखोगे तो ये भारत का जो प्लेच्यू एरिया हो गया, कौन सा हो गया? प्लेच्यू एरिया यानी कि पठारी क्षेत्र हो गया है इधर वाला। और इधर जो बन गया है पठारी क्षेत्र, जो तिब्बत वाला है, कौन सा है? तिब्बत वाला। ठीक है, तिब्बत वाला। आप मैप के अंदर एटलस उठाकर देखिएगा, एटलस के अंदर आपको तिब्बत और भारत का जो पठारी क्षेत्र है उसके अंतर्गत बीच में हिमालय दिखाई देखने को मिलेगा। ये आपका कौन सा हो गया है? हिमालय हो गया है। कौन सा हो गया है? हिमालय वाला क्षेत्र हो गया है। ठीक है,
तो इस तरीके से ध्यान रखना, भारत का जो है ये भूसंती सिद्धांत सेवा, तो ये भूसंती सिद्धांत दिया किसने था, तो ध्यान रखना, तो ये बोला जाता है भूसंती सिद्धांत, ठीक है ना, भूसंती सिद्धांत। भूसंती सिद्धांत के द्वारा जो निर्माण हुआ है हिमालय का, भूसंती सिद्धांत दिया था कोबर महोदय ने। किसने दिया था? कोबर महोदय के द्वारा, महोदय के द्वारा, ठीक है। और इसके अलावा एक सिद्धांत और दिया गया है, मत जो दिया गया था वो था प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। कौन सा? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, ये एक सिद्धांत काम कर रहा है। एक सिद्धांत और दिया गया था सिकुड़न का, सिकुड़न या संकुचन का, संकुचन सिद्धांत, ठीक है। तो ये जो पहले जो आपका जो संकुचन या शीतलन का जो सिद्धांत है ये दिया था सिडनी बुराड़ के द्वारा, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया था? सिडनी बुराड़ के द्वारा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है उनमें से सबसे प्रसिद्ध जो रहा है वो रहा है कोबर का भूसंती सिद्धांत, ठीक है। अब आगे चलकर हम देखेंगे कि जो हिमालय जो है, हिमालय को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। यानी कि मैंने बताया था कि जो हिमालय की जो श्रेणियां हैं वो 3 श्रेणियों के रूप में डिवाइड किया गया है, तीनों एक दूसरे के समानांतर फैली हुई है, उनका हम देखेंगे। और जो पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियां हैं, जो हिमालय को एक अलग रूप में देखा जा रहा है, तो उनको का भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, तो उसी में वो करेंगे, ठीक है। तो अपना हेड बना लीजिएगा, हेड पॉइंट बना लीजिएगा, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। तो इसकी कुछ विशेषताएं ये है कि ये कितने वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो ये जो हिमालय जो क्षेत्र है ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी कि इसका जो विस्तार है वो कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर में। इसकी जो लंबाई है लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है, 2400 किलोमीटर लंबा है। तो इसकी जो लंबाई ध्यान रखना कहाँ से मापी जाएगी, कुछ ये इस आकृति में फैला हुआ है, ऐसे फैला हुआ है। तो न तो कंप्लीट वेस्टर्न में है, न ही कंप्लीट ये किस में है, नॉर्थ में है इसका एक सिरा, ठीक है। तो लेकिन सामान्यतः बोला जाता है कि जो इसका जो विस्तार है, ध्यान रखिएगा, इसका पश्चिम से पूर्व की तरफ, किधर है? पश्चिम से पूर्व की तरफ, पूर्व की ओर फैला हुआ है, पश्चिम से पूर्व की ओर का विस्तार है, ठीक है। इसमें 3 रेंज हैं। कितनी रेंज हैं? 3 रेंज हैं, 3 श्रेणियां हैं इसके अंदर, इसके अंदर 3 श्रेणियां हैं। वो तीनों श्रेणियां कौन कौन सी हैं? वृहत हिमालय, वृहत हिमालय, या इसको ग्रेट हिमालय भी बोल दिया जाता है। दूसरा जो है मध्य हिमालय, और थर्ड जो है शिवालिक हिमालय। 3 श्रेणियां, 3 रेंज है इसमें। शिवालिक हिमालय, इसकी 3 श्रेणियां, वृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक और शिवालिक हिमालय। अब ये कहाँ से पश्चिम में कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है? तो अगर हम देखें पश्चिम में, इसको
नंगा पर्वत से, नंगा पर्वत से पूर्व में पूर्व में नामचा बारवा, बारवा चोटी तक। चोटी तक। इसकी अगली जो विशेषता है वो ये है कि इसका पश्चिम में जो ये हिमालय है, पश्चिम में इसकी जो चौड़ाई है, पश्चिम में इसकी जो चौड़ाई है वो अधिक है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक तथा पूर्व की तरफ कम होती जाती है। ये ध्यान रखना है, जैसे आप पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ोगे तो पश्चिम में हिमालय की जो चौड़ाई है वो अधिक है, लगभग 450 400 450 किलोमीटर की चौड़ाई मिल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे पूर्व में जाओगे तो वहाँ पे 150 किलोमीटर तक सीमित रह जाएगा ये। तो इसलिए ये विशेषता बनती है कि पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक तथा पूर्व की तरफ कम होती चली जाती है। इसका आपके क्वेश्चन के अंदर इसकी जो स्टेटमेंट बनाकर उल्टी भी दी जा सकती है कि जो हिमालय है पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ने पर इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। तो आप इसको एक रिवर्स में भी लिख लीजिएगा। तो ये इसकी जो विशेषताएं हैं ध्यान रखना है। इसकी औसतन जो हिमालय की जो औसतन हाइट जो है, हिमालय की औसतन ऊंचाई जो है लगभग 6000 मीटर है। 6000 मीटर है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें बात करें कि इसमें सबसे ऊंचा जो चोटी है वो कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है, 8848 मीटर ऊंची है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ये, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। विश्व में पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार वाली सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये। विश्व में अगर आप देखोगे तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। बाकी विश्व की जैसे कि एंडी जो पर्वत श्रृंखला है, एटलस वगैरह है, ये सारी की सारी उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई हैं, यानी कि उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई हैं। जबकि जो हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है वो पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार वाली जो है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। साथ में ये विश्व की पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई विस्तार वाली है, तो वैसे भारत में भी, ठीक है ना, भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी यही है। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय ही है।
कौन सा है? हिमालय। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना इसका। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, क्लियर हो गया इस चीज़ का? तो ध्यान रखिएगा। वह की बात करें, लेकिन भारत में स्थित सबसे लंबी दूसरी पर्वत श्रृंखला है ये, ठीक है ना। तो भारत में स्थित दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है। तो दूसरी है तो पहली कौन सी है ना? तो दूसरी है तो पहली कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? तो पहली जो है भारत में स्थित, ये आपको ये वर्ड नोट करना है, कौन सा? ये वाला, ठीक है ना। आपको ये वाला वर्ड नोट करना है, कौन सा? में स्थित वाला, ठीक है। में स्थित का मतलब होता है कि कंप्लीटली भारत के एरिया में जो जितनी फैली हुई है, क्योंकि हिमालय जो पर्वत है वो कई देशों में फैला हुआ है, पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी, चाइना में भी, म्यांमार में भी, नेपाल में भी, भूटान में भी, भारत में भी फैला हुआ है। तो इसीलिए केवल भारत वाला जो हिस्सा है उसी के संदर्भ में स्थित वर्ड यूज किया जाता है। तो भारत में स्थित दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो पहली कौन सी है? तो पहली लिख लीजिएगा आप, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। कौन सी? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है सबसे लंबी, 1600 किलोमीटर लंबाई चली जाती है इसकी। कितनी है ये? 1600 किलोमीटर। जबकि इसकी जो लंबाई जो रह जाती है हिमालय की, वो केवल 1500 रह जाती है। कितनी रह जाती है? 1500 रह जाती है। तो आप इसको लिख लीजिएगा ब्रैकेट में कि 1500 दूसरी सबसे लंबी, यानी कि 1500 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, यानी कि भारत में ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो सबसे लंबी है, तो वो हिमालय आ जाएगा। लेकिन भारत में स्थित कितनी है? ये 1500 किलोमीटर फैली हुई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो ये इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं जो हिमालय से संबंधित हैं, ध्यान रखना। एक विशेषता और लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि विश्व का सबसे ऊंचा स्थान, विश्व का सबसे ऊंचा भूभाग या वाला क्षेत्र जो है, सबसे ऊंचा भूभाग, वो आपका कौन सा है? हिमालय क्षेत्र वाला ही है। कौन सा है? हिमालय क्षेत्र है। यानी कि विश्व में आप देखोगे तो हिमालय वाला जो क्षेत्र है विश्व में सबसे ऊंचा स्थान है। जैसे आप पृथ्वी के ऊपर अगर आप देखोगे, ये जैसे आपकी जो पृथ्वी है ना, इस जियोड रूप में, तो ये वाला हिमालय फैला हुआ है। तो ये स्थान बाकी के स्थानों की अपेक्षा सबसे ऊंचा है, इसलिए सबसे ज़्यादा ऊंचा वाला भूभाग है वो हिमालय क्षेत्र है विश्व के अंदर। तो आप इसको भी डिनोट कर लीजिएगा, एक बार राइट कीजिएगा इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं मेरे प्यारे बच्चों हिमालय से संबंधित, जो कि आपके एग्जाम में सेकंड ग्रेड में किस रूप में आएंगी, ये स्टेटमेंट के रूप में बन के क्वेश्चन आएंगे। तब आपको केवल विशेषताओं के ऊपर ही ध्यान देना पड़ेगा, ना कि सबसे ऊंची चोटी, ना कि सबसे नीची चोटी, कुछ नहीं आपको, क्योंकि आप सेकंड ग्रेड के टीचर बनने वाले हैं, कोई डी ग्रुप में लगने वाले पियोन नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा हट के आएगा, तो हमें भी तैयारी उसी तरीके से करनी है। तो अब आगे हम देखने वाले हैं, इसके संदर्भ में देखेंगे हिमालय की तीनों रेंज अलग अलग रूप में, लेकिन वो देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो मिलते हैं अगले सेशन में। आप सभी को उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लास अच्छी रही होगी। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।